कि नेपाल जो है वो इंडिया के ऊपर में, ये वाला जो कंट्री है ये नेपाल है। हम इसको कलर दूसरा लेके बनाते हैं ताकि रेड कलर से आपको समझ में आए। ये जो है ये नेपाल है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक उसे कहते हैं जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो, और ये एक बफर देश है। बफर देश उसे कहते हैं जो दो बड़े देशों के बीच का एक छोटा देश होता है, बफर देश। तो जब नेपाल में ये नेपाल पहले बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। मुगलों के पतन के बाद नेपाल के गोरखा शासक बहुत ही योद्धा थे, वो लोग बहुत ही वीर हो गए थे। उन लोगों ने ये नेपाल की ये जो सीमा है इससे आगे निकल गए। ये क्या किए, नेपाल में इसके अलावे ये लोग सिक्किम को भी ये लोग कब्जा कर लिए। ये वाला एरिया सिक्किम है, सिक्किम को कब्जा कर लिए। सिक्किम के साथ साथ नीचे का ये तराई एरिया है, ये जो तराई एरिया है ये अवध का था। तो नेपाल के शासकों ने अवध का एरिया भी कब्जा कर लिया। फिर ये आगे बढ़ के ये कुमायूं, उत्तराखंड का इधर का एरिया है कुमायूं, कुमायूं को कब्जा कर लिया। इधर गढ़वाल को कब्जा कर लिया। कुमायूं और गढ़वाल को मिला देते हैं तो उत्तराखंड हो जाता है। इन दोनों को कब्जा कर लिया। और यहाँ थी सतलज नदी और ये थी तीस्ता नदी। तो नेपाल की जो सीमा बन गई वो सतलज नदी से लेकर कहाँ तक हो गई, ये तीस्ता नदी तक हो गई। ये यहाँ टी लिख देते हैं, तीस्ता, एस फॉर सतलज। सतलज से तीस्ता नदी के बीच में इनकी क्या हो गई, सीमा बन गई। इतना लंबा इनका क्षेत्र हो गया। इन बढ़ते साम्राज्य को देखते हुए ब्रिटिशर्स, उस समय तो हम लोग स्वतंत्र थे नहीं, इंग्लैंड का कब्जा था हमारे ऊपर, तो जो ब्रिटिशर्स थे सब इंग्लैंड वाले, उन्होंने इसके साथ युद्ध कर दिया। उस युद्ध को कहते हैं एंग्लो नेपाल वार, आंग्ल नेपाल युद्ध। यह युद्ध चला 1814 से लेकर 1816 के बीच में। इस युद्ध में गोरखा बहुत वीरता से लड़े, लेकिन अंग्रेजों का हथियार अच्छा था, उनकी स्ट्रेटजी अच्छी थी। अंततः अंग्रेजों की जीत हो गई और 1816 में एक संधि साइन हुआ। उस संधि यानी समझौते का नाम था सुगौली की संधि। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सुगौली की संधि कब साइन हुई थी। तो देखिए, सुगौली की संधि साइन हुई थी 1815 में, याद रखिएगा। और वो इम्प्लीमेंट यानी कब उसको अमल में लाया गया, कब से वो लागू हो गया, तो वो 1816 से। तो आप 1816 ही याद रखिएगा क्योंकि उसी दिन से वो लागू हुआ था। एक क्वेश्चन और पूछता है कि सुगौली कहाँ पे है, तो सुगौली बिहार के चंपारण में है। यहीं पे समझौता हुआ था गोरखा और अंग्रेजों के बीच में। इस समझौते के तहत कुछ बातें कही गई थी, उसको समझिए। इस समझौते के तहत कहा गया कि गोरखा लोगों ने जो गढ़वाल जीता है वो अंग्रेजों को वापस करे, कुमायूं वापस करे, तराई का क्षेत्र वापस करे, सिक्किम वापस कर दे। तो जब ये वापस कर देगा तो नेपाल की तो सीमा बदल जाएगी। अब सतलज से तीस्ता थोड़ी रहेगी जब ये वापस कर देगा। तो तब नेपाल की एक नई सीमा का निर्धारण किया गया जिस पर लेकर अभी विवाद चल रहा है। तो उस सीमा का नाम क्या है, तो समझते हैं हम लोग। आंग्ल नेपाल युद्ध में जब नेपाल की पराजय हुई तो अंग्रेजों ने नेपाल के लिए सीमा का निर्धारण कर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो शारदा नदी है, इसी शारदा नदी को ना नेपाल के लोग काली या महाकाली कहते हैं। तो जो महाकाली नदी है वो यहाँ से सीमा बनाएगी पश्चिम से, और इस तरह में मेची नदी वो नेपाल से ही निकलती है। नेपाल का लास्ट नदी है मेची नदी। ये मेची नदी नेपाल से निकलकर बिहार के किशनगंज, इधर पे जिला है किशनगंज में महानंदा नदी से वर्तमान में मिल जाती है। तो ये इधर में महाकाली नदी बॉर्डर बन गया और यहाँ पर मेची नदी बॉर्डर बन गया। इन्हीं के बीच में क्या हो गया भैया, नेपाल हो गया। और नीचे में त्रिवेणी, आप पता होगा बिहार के चंपारण में त्रिवेणी बांध है, तो नीचे में त्रिवेणी नदी। तो ये नीचे का एरिया था, वो विवाद का कारण नहीं है। वर्तमान विवाद का काम महाकाली नदी। तो आप समझ गए। अब बात समझते हैं ये क्या चीज है, काला पानी और ये लेपुलेख विवाद, इस सब के बारे में। तो इतना समझे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो ट्रीटी थी, ट्रीटी को अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पे, तो हम आपको समझा दिए थे। इंडिया नेपाल के बीच में एंग्लो नेपाल वार 1814 से 16 के बीच हुआ। सिगौली की संधि चंपारण में है 1816 में। कौन कौन से एरिया वापस करना पड़ा था, गढ़वाल, कुमायूं, तराई और सिक्किम का एरिया। नदी कौन कौन सी हो गई, महाकाली नदी से लेके, महाकाली नदी यहाँ से, और इधर में मेची नदी के बीच में ये हो गया था। आप भले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले जो नेपाल था, पहले का नेपाल की सीमा यहाँ पे क्या थी, सतलज नदी, और इधर में तीस्ता नदी। लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, नेपाल की सीमा को, नेपाल के सीमा को यहाँ पे ये हो गया आपका नेपाल में इधर बना दिया गया मेची नदी को, कि भैया पूरब में आपका मेची नदी और इस साइड में महाकाली नदी। तो ये सुगौली की संधि के बाद का है। नेपाल कहता है कि भैया हम इसी को मानेंगे। तो विवाद कहां से है, इसको मानेंगे। तो समझिए इसके बारे में। हालांकि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप एक नोट्स बनाते चलिएगा। विवाद का कारण क्या है, तो उत्तराखंड से हम लोग को
मानसरोवर यात्रा की शुरुआत करानी थी हम लोग को। तो मानसरोवर यात्रा कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए। मानसरोवर यात्रा के लिए हम लोग एक बहुत लंबा रास्ता तय करते थे। मानसरोवर जाने के लिए हम लोग सिक्किम के यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है नाथुला दर्रा। इस नाथुला दर्रा से हम लोग कैलाश मानसरोवर जाते थे। यहाँ शंकर जी का स्थान है कैलाश मानसरोवर पर्वत पर, महाकाल। तो यहाँ हम लोग जाते थे जो श्रद्धालु हैं। तो भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम इन लोग को उत्तराखंड के रास्ते पहुंचा दें। यहाँ पर भी एक दर्रा है जिसका नाम है लेपुलेख दर्रा। तो यहाँ से क्यों ना पहुंचा दे। आप खुद देखिए कि यहाँ से बहुत फायदा होगा, दूरियां घट जाएंगी। इससे एक और फायदा क्या हो जाएगा कि हम चाइना से फ्यूचर में जब कभी युद्ध होता है तो हम यहाँ से सेना भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि चाइना का भरोसा करना बेवकूफ़ी होगी। तो भारत सरकार ने यही सोचा कि भैया हम यहाँ सड़क बना देते हैं। तो भारत सरकार में जितनी भी सीमा पर सड़कें बनेंगी बॉर्डर पे, वो बनाने का काम करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। ये सेना के अंडर में एक संस्था है, यही काम करती है। ये क्या करेगी भैया, बॉर्डर पे सड़कें बने। अब विवाद कैसे हो गया, देखिए यहां पर काला पानी एक जगह का नाम है, काला पानी तक सड़क थी। उस सड़क को आगे बढ़ाकर लेपुलेख दर्रा तक लाया गया। यह सड़क की लंबाई थी 80 किलोमीटर। अब नेपाल कह दिया कि भैया आप ये जो सड़क बनाए हैं 80 किलोमीटर, ये हमारे एरिया में है, क्योंकि काला पानी और लेपुलेख दर्रा, लेपुलेख ये तीनों देशों के सीमा पर है। इधर में नेपाल, इधर में इंडिया, इधर नेपाल, इधर चाइना। तो ये जो आप सड़क बनाए ना, ये सड़क गलत है, ये हमारे एरिया में आप मत बनाइए। नेपाल कह रहा है कि हम सुगौली की संधि को मानते हैं, भारत कह रहा है कि हम भी उसी को मानते हैं। फिर विवाद कैसे हुआ, समझिए ध्यान से। देखिए आप इसको समझ लीजिए कि नेपाल है, यहां मान के चलिए नेपाल है, ये नेपाल हो गया, और यहां पर उत्तराखंड है, इधर का एरिया ये उत्तराखंड में। जो महाकाली नदी है उसकी 3 ठो शाखाएं हैं। ध्यान से समझिए, आप नक्शा को देखिए। जिसको हम ब्लैक कलर से किए हैं ये नेपाल है, और ये जो रेड कलर से बना दिए हैं ये इंडिया का उत्तराखंड राज्य है। अब सुगौली की संधि कहा गया था कि ये जो ब्लू कलर की नदी आ रही है, ये महाकाली नदी, ये नेपाल और इंडिया का बॉर्डर बनाएगी। दिक्कत इस बात की है कि नदी का उद्गम जो है वो 3 नदियों से मिलकर होता है। एक इधर वाले का नाम है लिम्पियाधुरा, इधर जो है लिम्पियाधुरा, तो सबसे इधर वाला एरिया है लिम्पियाधुरा, इधर में हो गया काला पानी, और सबसे लास्ट में है लेपुलेख, सबसे लास्ट में लेपुलेख। इंडिया कहता है कि जो महाकाली नदी शुरू हो रही है वो लेपुलेख से शुरू हो रही है। कहां से शुरू हो रही है, लेपुलेख से। इसलिए लेपुलेख से जब ये शुरू हो रही है तो इधर का पूरा एरिया मेरा हो गया। नेपाल क्या कह रहा है ससुरा कि जो महाकाली नदी शुरू होती है वो लेपुलेख से नहीं शुरू होती है। नेपाल कहता है कि यह लिम्पियाधुरा से शुरू होती है। लिम्पियाधुरा से जब शुरू होती है तो ये बॉर्डर होना चाहिए। यानी सारा का सारा झमेला ये इसी एरिया के लिए, ये हल्का सा जो एरिया इसको हम दूसरे किसी कलर से कर देते हैं, ये एरिया से विवाद है। सारा विवाद इसी एरिया को लेकर हो रहा है। अब आपको बता दें कि ये जो एरिया है, इस एरिया पर पहले से कब्जा इंडिया का है। ये जो ट्राई जंक्शन है तीनों का एरिया, इस पर अधिकार पहले से इंडिया का है। तो नेपाल कह रहा है कि भैया मेरा है, आप खाली करिए। नेपाल को ये गर्मी कहाँ से है भैया, इतना जुनून जो कभी हमसे आंख मिला नहीं सकता था, आज इतना बढ़ के बोलने लगा। समझिए इसके बारे में। तो ये समझ गए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक न्यू सड़क बनाई थी, कहां से, काला पानी से लेपुलेख तक 80 किलोमीटर। किस लिए, मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए। अब नेपाल ने एक नया नक्शा लगा दिया। नेपाल ने अपने नए नक्शा में लिम्पियाधुरा को, काला पानी और लेपुलेख, यानी ये पूरे एरिया को अपने नक्शा में दिखा दिया कि भैया ये पूरा एरिया नेपाल का है। इसने अपने नक्शा में दिखा दिया। इंडिया ने कहा भैया हम ये नक्शा को नहीं मानते, ये नक्शा गलत है। वो कहता कि नहीं, आप मानिए क्यों नहीं, ये सुगौली की संधि 1816 की बात है। तो आप समझ रहे हैं ना, वो उद्गम से एक झमेला है कि कहाँ से माना जाता है यहाँ पर। अब थोड़ा समझिए नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है। नेपाल में अभी जो सरकार है वो सरकार है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की। जैसे अपने यहाँ भारत में बीजेपी की सरकार है, उसी तरह फिलहाल नेपाल में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है। ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत मैच करती है, दोनों की विचारधारा मैच करते हैं, इसलिए ये चाइना की ओर बहुत बह रहे हैं। और उसके प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली। ये तो समझिए कि एकदम बैठे हैं चाइना की गोद में जाने के लिए तैयारी में। इनको समझ नहीं आ रहा है कि चाइना इनको बर्बाद करेगा। चाइना किसी को भी अपने डेफ्ट ट्रैप में बिछा लेता है, यानी कर्जा देकर उनको फंसा लेता है। इतना ना कर्जा दे देता है औकात से ज्यादा कि ये कर्जा चुका नहीं पाते हैं।
उसके बाद कहता है कि मेरा कर्जा लाइए, तो ये कुछ कर नहीं पाते, कहते नहीं है। तो चाइना कहता है तब मेरी बात मानिए। यही चाइना करना चाहता है किनके साथ? नेपाल के साथ। इनको शर्म नहीं आ रही, समझ में भी नहीं आ रहा है और शर्म भी नहीं आ रही है। कैसे? नेपाल चाइना के कहने पर ये सारा विवाद खड़ा किया है। और हद तब हो गया जब कल नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने क्या कहा, इंडिया स्प्रेड कोरोना वायरस इन नेपाल, यानी भारत के लोग नेपाल में कोरोना वायरस फैला रहे हैं। सोचिए, भारत के लोग फैला रहे हैं, हद हो गया भाई। हिंदुस्तान ने नेपाल को 2 लाख टैबलेट दिया था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का, 2 लाख टैबलेट दिया था नेपाल को पैरासीटामोल का, और वो भी उससे पैसे नहीं लिया था, गिफ्ट में दे दिया था कि भैया आप हमारे पड़ोसी हैं। और अमेरिका को हम लोगों ने पैसे में बेचा था। उस गिफ्ट का नतीजा ये है कि हम लोग कोरोना वायरस फैला रहे हैं। और क्या बोला केपी शर्मा ओली ने कि इंडियन कोरोना इज मोर लिथल। लिथल मतलब होता है खतरनाक। मतलब इंडिया का जो कोरोना वायरस है वो अमेरिका, इटली और चाइना के वुहान वाले कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। हद है भैया आपका। ये है केपी शर्मा ओली, इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ये समझे ना कि लिम्पियाधुरा का मेन विवाद क्या है। लिम्पियाधुरा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में आता है। यह समझ में आ गया आपको। अब आगे समझाते हैं और क्या चीज है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए, जो सड़क बनाया गया है वो सड़क बनाना जरूरी भी था। हमारे जो श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा जाते हैं, आप उनका स्थिति देखिए, कितने दुर्गम इलाके में जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है। और भी आप देखिएगा तो इस एरिया में क्या हालत है सड़क का। आप देखिए कितनी गहरी खाई है। इतनी गहरी खाई में ये लोग, हम लोग की यात्रा करनी पड़ती है। ये मतलब जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जो श्रद्धालु जाते हैं उन पे, तो ये सड़क बनाना एक तरह से जरूरी भी तो था। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पहाड़ तोड़ के सड़क बनाया। देखिए, इतना आसानी से सड़क नहीं बनते हैं। ये पहाड़ तोड़ के सड़क बनाया और बनने के बाद नेपाल कह रहा है कि भैया ये एरिया हमारा है, आप खाली कर दीजिए। तो थोड़ा हम अब हम ये समझते हैं कि इंडिया को नेपाल के साथ क्या करना चाहिए। हर चीज का एक कंक्लूजन होना चाहिए। तो देखिए उसके बारे में। देखिए, पहला तो इस मुद्दे को हमें नॉर्मली डेलीगेट बेसिस पे कूटनीतिक तौर पे सुलझा लेना चाहिए। कूटनीतिक मतलब होता है बातचीत करके अधिकारियों के द्वारा इस मामले को सुलझा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। दोस्त तो बाद में आते हैं, पड़ोसी तो बगल में रहते हैं। अगर हम अपने पड़ोसी से ही दोस्त की तरह व्यवहार रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इंडिया इसीलिए नेपाल को समझाता है, लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं। तो चलिए एक हम दिखाते हैं। नेपाल के साथ इंडिया ने ट्रेलर दिखाया था 2015 में। 2015 में मधेसिया विवाद था। इंडिया के कुछ मधेसिया जाति के लोग नेपाल में बसे हैं। नेपाल उन लोग का ध्यान नहीं रख रहा था। इंडिया ने भी क्या किया, तो ध्यान से देखिएगा। नेपाल का जो बॉर्डर शेयर होता है इंडिया के साथ, ये मैदानी क्षेत्र है। यहाँ ट्रक वगैरह जा सकते हैं, इस रास्ते से ट्रक वगैरह जा सकते हैं। लेकिन ये वाला एरिया पूरी तरह पहाड़ है और बड़े बड़े पहाड़ हैं। माउंट एवरेस्ट भी उसी साइड में है, बड़े बड़े। तो चाइना से इधर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए चाइना हो गया या कोई भी हो गया, वो अपना सामान अगर चाहते हैं कि नेपाल को बेचें, तो वो नेपाल को बेचने के लिए वो सामान को चाइना से वो कलकत्ता बंदरगाह पे उतार देते हैं और कलकत्ता बंदरगाह से ट्रक के रास्ते इसको नेपाल पहुंचा दिया जाता है। इसका मतलब नेपाल पूरी दुनिया से अगर चाहता है जुड़े, तो उसके लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो भारत या तो चाइना। अब समझिए भारत और चाइना में क्या प्रॉफिट है उसको। अगर कोई आलू आप नेपाल भेजते हैं इंडिया के रास्ते, तो ट्रांसपोर्ट को जोड़कर अगर खर्चा निकालिएगा तो 1 किलो आलू अगर 10 रुपया है, तो नेपाल पहुंचते पहुंचते वो 10 रुपये किलो का आलू 12 रुपये किलो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ट्रक वगैरह का भाड़ा भी जोड़ना है। लेकिन वही आलू जो 10 रुपये किलो अगर आप चाइना की ओर से भेजिएगा, तो ये आलू 250 रुपये किलो हो जाएगा। इतना भयानक इधर मतलब पहाड़ है, सबकी जा ही नहीं पाएंगे आप यहाँ पे। तो इसलिए नेपाल को भी सोचना चाहिए कि भैया अगर भारत ने यहाँ से ब्लॉक कर दिया तो हालत खराब हो जाएगा। 2015 में भारत ने यहाँ से ब्लॉक कर दिया था, 2 महीने तक ब्लॉक कर दिया। 2 महीने में नेपाल का ये हाल हो गया कि नेपाल के जहाजों के पास पेट्रोल नहीं था। वो नेपाल के प्रधानमंत्री बोले थे कि कोई भी जहाज अगर नेपाल में आता है ना, तो आप वो जहाज का पेट्रोल लेके आइएगा, हमारे यहाँ पेट्रोलों नहीं बचा हुआ है। ये हाल हो गया है नेपाल का। तो अगर इंडिया ब्लॉकेज लगा देता है तो नेपाल कहीं का नहीं बच पाएंगे। तो नेपाल को भी सोचना चाहिए कि हम ये ट्राई जंक्शन जो है, जिसे वो लिम्पियाधुरा को मान रहा है, हम लेक को छोड़ ही नहीं सकते हैं, एकदम कंफर्म छोड़ नहीं सकते हैं। और ये नरेंद्र मोदी बैठे हैं प्रधानमंत्री,
कश्मीर छोड़वे नहीं किए, लोग कूद रहे थे पाकिस्तानी, ये वो, तो लेपुलेख छोड़ेंगे यहाँ पे। इनका भी दिन खराब चल रहा है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। आप समझदार हैं, आप भी समझते हैं ये सब चीज़ों के बारे में। तो ये टोटल ट्राई जंक्शन का विवाद था। आप होप आप समझ गए होंगे काला पानी। तो काला पानी, लेपुलेख, लिम्पियाधुरा, ये एरिया जो है ये कहाँ पर है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। तो नेपाल को इंडिया की कितनी ज़रूरत है आप समझ सकते हैं। और हम लोग ने कभी भी नेपाल का बुरा नहीं चाहा है। इवन हमको नेपाल के बारे में भी सोचना चाहिए। हिंदुस्तान ने ऐसा कोई युद्ध नहीं जीता है जिसमें नेपाल के गोरखा भाइयों का खून न बहा हो। हमारे जनरल थे मानिक साहब, बहुत ही बहादुर फील्ड मार्शल, जनरल से भी ऊपर का पद होता है फील्ड मार्शल। इतना ऊपर पद होता है सेना में कि आज तक 2 ही लोग को मिला ही, KM करियप्पा और मानिक साहब। मानिक साहब ने बोला था कि अगर तुमसे कोई कहता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता है तो समझ जाना वो झूठ बोल रहा है, या तो वो गोरखा सिपाही है। तो भारत में गोरखा सैनिक भी है। तो हमें ये भी देख के चलना है कि नेपाल से अच्छा संबंध बना के रखें ताकि वहां से हमारे देश में गोरखा सैनिक आ सके। बहुत ही योद्धा होते हैं और पहाड़ों पर लड़ने के लिए माहिर होते हैं, और कश्मीर में पहाड़ी एरिया में वो बहुत कुशलता से अंजाम दे सकते हैं। कारगिल की लड़ाई में भी वो लोग भाग लिए थे। हम भी भगवान से दुआ करते हैं कि भाई जल्दी जल्दी, एक तो कोरोना का संकट है, उसमें से एक नया संकट लेके चले आए, तो इसको भी जल्दी से सुलझा लेंगे नेपाल और भारत के इस रिश्ते को। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम आपको समझा देंगे कि टूर ऑन ड्यूटी क्या चीज़ है, सेना में 3 साल कैसे जाना है, फिर नेपाल से क्या, नेपाल के साथ चाइना के साथ अभी जो नया विवाद हो गया है वो क्या चीज़ है, इस सब के बारे में हम समझा देंगे। वीडियो 5-6 दिन से नहीं डाल पाए, एक्चुअली बहुत लॉकडाउन के पीरियड में सबको बहुत सारे काम हैं। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पे गवर्नमेंट नहीं पहुंच पा रही है, उन लोग को भी खाना पानी देना रहता है। तो आपको भी अगर कहीं ऐसा लगता है कि कोई ज़रूरतमंद है तो आप भी वहां जाइए, हर काम छोड़ के वहां जाइए, क्योंकि बार बार अपने देश को सेवा करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। यही वक्त है कि आप अपने कामों के बीच में से कुछ समय निकाल के उनको भी समय दीजिए। तो जब अब कभी कभी वीडियो रुक जाता है तो आप बात समझिए बाबू, उस काम को भी हम छोड़ नहीं सकते। तो थोड़ा हम उधर बिजी थे इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए, अब आ गए हैं, अब वीडियो कंटिन्यू रहेगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे, अब सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर देंगे, बायोलॉजी जो छोड़े थे या फिर पॉलिटी वगैरह। Today I'm here to speak on the topic regarding Nepal-India border issue, mostly to do with how Indian media is portraying the whole situation to blindside the people of India. This is a message to Indian friends from across the border. First of all, I'd like to talk about the real issue, that is border issue. So what is the issue? The issue is regarding where the Mahakali river starts. The only treaty, the only agreement between Nepal and India talks that our border starts from Mahakali river. The west side of Mahakali is India and the east side of Mahakali would be Nepal. Nepal claims the origin of Mahakali river starts from Kuti Yangtze river, whereas India believes it's a small gorge that starts from somewhere near Kalapani. Now, I'd like to address few misinformation that is being flowed by Indian media. One of the things that the Indian media has always been portraying since the issue started is that China has been using Nepal as a puppet on this issue. And why would we bring the issue only now after years? Why would Nepal bring the issue only after years? This is a complete misinformation. First of all, this road that is being built right now is as per the agreement between India and China government. Indian and Chinese government have been, doing all this agreement in the land that belong to Nepal. Technically, Nepal believes that it is their land, and Nepal has always been vocal both against India and China regarding this agreement, because we believe that our territorial sovereignty is being breached. Regarding why make an issue just yet? Just a few minutes of research would show that this issue is not new, and the talks regarding this have gone for more than 50 years. In 2000, then Prime Minister of Nepal and Prime Minister of India even decided to have a talk on this issue and solve this bilaterally by the year 2002, but that could not be done. After that, multiple deadlines have been set to complete these talks, right? However, most of these tries by Nepali side to ask Indian side to solve this issue have been futile. So building a road in an area which the Indian government clearly knows is a disputed land, which the Indian government have even agreed to discuss upon, could be nothing but a bully tactic. But to portray this as China's playing, when clearly this issue has been going on for years, is nothing but misinformation. We also have records hundreds of years after Sugauli Treaty, and
1950s mutiny in India, where collection of taxes, election in those areas, that is these disputed areas, are done by Nepali authorities. So Nepal has held power over that land, which can clearly be seen through multiple evidences. To portray this situation as Nepal being China's puppet is nothing but disingenuous from Indian media, when these evidences are clearly available to the media as well. Our government is not claiming the land as per pre-Sugauli Treaty that was Nepal's territory. We are only asking for land that we legitimately believe that is ours with evidences. Moreover, regarding the map war, it was not Nepal who started the map war. It was India in 2019 when it included the disputed territory as their own who started the map war itself. We just gave our side of the story, our view of what the map should be. Additionally, bashing Manisha Koirala for saying 3 countries to solve it peacefully, this issue peacefully, is also quite disturbing, as this is actually an issue that needs to be solved diplomatically. What I want to convey here is that Nepal is not claiming the land on baseless argument, and we do have evidences that we believe will prove our point. India might have their own as well. So why not solve this issue diplomatically based on evidence? Why swing mud at Nepal, Nepali people and Nepal's sovereignty by putting out false facts and shouting baseless accusations on camera? As a media personnel, it is your duty to report facts, not a smear campaign without any backing facts. Please improve Indian media. Please do. सन् 1950 मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरियो र त्यो सन्धिको धारा 8 ले भारतका पूर्ववर्ती शासक ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी र सुगौली सन्धिले कायम गरेको मान्ने भन्ने प्रसङ्ग सन् 1950 को सन्धिमा कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन। यसैकारण विशाल नेपाल अर्थात् ग्रेटर नेपालको मुद्दा अद्यपि जीवितै छ, किनभने स्वतन्त्र भारत र नेपाल बीच सीमालाई स्थायित्व दिने कुनै सन्धि भएकै छैन। त्यसैले ती गुमेका भूमिहरू नेपालकै हो र नेपालले प्राप्त गर्न सक्छ। दर्शकबिन, आजको यस श्रृङ्खलामा हामी ग्रेटर नेपालको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, जहाँ नेपालका भूमिहरूमा अझै पनि वीर गोर्खालीका रगत र पसिनाहरू उभाएका छैनन्। त्यो समय नेपाल पुनः एकीकरणको क्रममा थियो। पृथ्वीनारायण शाहपछि उनका कान्छा छोरा बहादुर शाहले पुनः एकीकरणलाई निरन्तरता दिए। भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर जस्ता योद्धाहरूको यसमा महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो। भक्ति थापा, अमरसिंह थापा र बलभद्र कुँवरहरूको सामूहिक नेतृत्वमा नेपालको सीमा पश्चिममा सतलज नदी पारी काँगडासम्म पुग्यो। काँगडाका राजा संसारचन्द ज्यान जोगाउन काँगडाको मानव निर्मित किल्लामा गएर लुके। काँगडाको किल्ला जसलाई गोर्खालीहरूले भेदन गर्न सकेनन्। लामो समयदेखि किल्लामा लुकेका संसारचन्द एक दिन किसानको वेश धारण गरेर गोर्खालीलाई झुक्क्याउँदै पन्जाब केसरी रणजित सिंहको शरणमा पुगे। त्यसपछि संसारचन्द र रणजित सिंहको संयुक्त फौजसँग गोर्खा फौजको लडाईँ भयो, जसमा गोर्खालीको हार भयो। यो निर्णायक लडाईँपछि नेपाली पक्ष सतलज भन्दा अगाडि जान सकेनन्। उनीहरूको देश विस्तार पश्चिममा यही समाप्त भयो। त्यति नै बेला तराईपट्टिको इलाकामा अंग्रेजहरूसित नेपालको सीमा विवाद सुरु हुँदै थियो। बेलायतबाट व्यापार गर्न आएका अंग्रेजहरू भारतलाई उपनिवेश बनाएर बसेका थिए। त्यहाँ शासन सञ्चालन गर्न बेलायतले खडा गरेको थियो इस्ट इन्डिया कम्पनी। नेपालसित सीमा विवाद बढ्दै जाँदा खुद्रा लडाईँहरू हुन थाले। इस्ट इन्डिया कम्पनी तिब्बतमा व्यापार गर्न चाहन्थ्यो, तर पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म नेपालले तिब्बतलाई ढाकेको थियो। उनीहरूलाई तिब्बत पस्न नेपाली भूभाग हात पार्नु अनिवार्य भयो। त्यसैले इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई भारत जस्तै उपनिवेश बनाउन निर्णायक लडाईँको घोषणा गर्यो। अंग्रेजले 1814 नोभेम्बर 1 देखि नेपालमाथि आक्रमण सुरु गरे। नेपाल अंग्रेज बीच 5 वटा किल्लामा लडाईँ भयो। महाकाली पारीका 2 र महाकाली पूर्वका 3 वटा। महाकाली पूर्व नेपालले आफूलाई अडिग राख्यो, अंग्रेज छिर्नै सकेनन्। पश्चिमपट्टिको लडाईँ भने नेपालले हार्यो। पश्चिमको लडाईँमा बमशाह भन्ने नेपालका एक प्रभावशाली सैनिक कमान्डरले शंकास्पद रूपमा आत्मसमर्पण गरे। यो खबर पाएपछि कुमाऊमा रहेका नेपाली सेनापति अमरसिंह थापा हताश बने। नेपाली पक्षले तत्कालै युद्ध स्थगित गर्ने प्रस्ताव अंग्रेजसित गर्यो। अंग्रेजका सेनापति अक्टर लोनी थिए।
वार्तालापपछि सन् 1815 को मे 15 मा अमरसिंह थापा र अक्टर लोनी बीच सम्झौता भयो। उक्त सम्झौताबाट महाकालीदेखि सतलजसम्मको क्षेत्र नेपालले गुमायो। यता पूर्वतर्फ नेपाल टिस्टादेखि 70 किलोमिटर पूर्व नगरकट्टासम्म पुगिसकेको थियो। सिक्किमको 3/4 भाग नेपालतर्फ थियो। अंग्रेजले नेपाल विरुद्धको लडाईँमा सिक्किमका राजाले सघाएमा उनलाई सिक्किमको गुमेको भाग फिर्ता गरिदिने वचन दिएको थियो। यता नेपालगञ्ज साइडपट्टि अवध भन्ने राज्यको नवाबसित उनीहरूले युद्ध लड्नका लागि 2 देखि 3 करोड भारु ऋण लिएका थिए। नेपालसित युद्ध जितेर उक्त रकम बापतको जमिन अवधलाई दिने समझदारी भएको थियो। अमरसिंह र अक्टर लोनी बीचको सेनापति स्तरको सम्झौताबाट बेलायतले चित्त बुझाएन। युद्धमा हारेको नेपालबाट उसले अझै धेरै कुरा चाहेको थियो। त्यसैले 1815 को डिसेम्बर 2 मा बेलायतले नयाँ सन्धिको प्रस्ताव पठायो। अमरसिंह र अक्टर लोनी बीच भएको सम्झौतामा टेकेर सन्धि गरिएको भए न्यायोचित हुन्थ्यो, किनकि नेपालले लडाईँ हारेको पश्चिममा मात्रै हो, पूर्वमा होइन। तर बेलायतले पूर्वको टिस्टादेखि पश्चिम महाकालीसम्मको सम्पूर्ण तराईमाथि दाबी गर्यो। सन्धिमा उल्लेखित अंग्रेजी वाक्यांश यस्तो छ: द किङ अफ नेपाल सिट्स द होल लोल्यान्ड बिट्विन मेची एन्ड टिस्टा, कोशी एन्ड गण्डक, गण्डक एन्ड राप्ती, राप्ती एन्ड काली। बेलायतले सही गरेर पठाएको सन्धिमा नेपालमा राजाले 15 दिनभित्र सही गर्नुपर्ने भनिएको थियो। तर यति ठूलो भूमि गुम्ने भएपछि दरबारभित्र विवाद आयो। कसैले सही गरौं भने, कसैले नगरौं भने। नेपालका राजा गिरवाण युद्ध विक्रम शाह सानै थिए भने प्रधानमन्त्रीमा शक्तिशाली भीमसेन थापा थिए। बेलायतले भनेको अवधि अलमलमै बित्यो। नेपालले सही नगर्दा बेलायत सशंकित बन्यो। नेपालले अर्को लडाईँ लड्न खोजेको निष्कर्षका साथ उसले मकवानपुर साइडबाट फेरि आक्रमण सुरु गर्यो। त्यो लडाईँमा हामी हार्दै गयौं। उनीहरू काठमाडौँ पुग्ने योजनाका साथ अघि बढेपछि शासकहरू हस्किए। अन्ततः उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न तयार भए। नेपालले आफ्नो तर्फबाट सही गरेर कम्पनी सरकारका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रशेखर उपाध्यायको हातमा थमायो। उनले मकवानपुरको छाउनीमा लगेर सन्धिपत्र ब्रिटिसलाई बुझाए। बेलायतले नेपाललाई पठाएको 93औं दिन सन् 1816 को मार्च 4 मा नेपालले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको सन्धि नै सुगौली सन्धि हो। यो सन्धिको सकल प्रति अहिलेसम्म फेला परेको छैन। अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा पनि सरकारले उपलब्ध गराउन सकेन। सन्धिमा नेपालको तर्फबाट राजा वा प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर देखिएको छैन। बाहिर आएको सन्धिको प्रतिमा चन्द्रशेखर र गजराज मिश्रको हस्ताक्षर मात्रै छ। तर यसको मतलब सन्धिको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्न सक्दैन। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिने बेलामा स्वतन्त्र राज्यका रूपमा आफूलाई चिनाउन यही सन्धिलाई आधार बनाएको थियो। त्यतिबेला रुस र युक्रेनले नेपाललाई भारत संरक्षित राज्य भनेर सदस्य दिन नहुने लबिङ गरेका थिए। त्यसपछि राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई पत्र पठाएर स्वतन्त्र राज्य भएको प्रमाण देऊ भन्यो। त्यसको जवाफमा नेपालले अंग्रेजसित द्विपक्षीय युद्ध भएको र स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा तेस्रो पक्षको संलग्नता बिना सन्धि गरेर टुङ्ग्याएको भन्दै सुगौली सन्धिको कपी पठाइदिएको पाइन्छ। सुगौली सन्धिका कतिपय ठाउँमा बेलायत सरकार र कतिपय ठाउँमा इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर लेखिएको छ। तर यसलाई हामीले बेलायत सरकारसितकै सम्झौता भनेर बुझ्नुपर्छ, किनकि इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको सरकारले नै एउटा ऐन अन्तर्गत बनाएको कम्पनी हो। त्यसैले यो सन्धिको जवाफदेही बेलायत सरकार नै हुनुपर्नेमा दुविधा छैन। नेपाललाई अहिलेसम्म भिजाइरहने एउटा दुखान्त परिघटनाका रूपमा लिन सकिन्छ सुगौली सन्धिलाई। पूर्वमा नेपालको टाउको छिनाए जस्तो भयो भने पश्चिममा पनि घुँडासम्म काटियो। यता सन् 1857 मा भारतको लखनऊमा अंग्रेज उपनिवेश विरुद्ध सिपाही विद्रोह भयो। भारतीयहरू यसलाई स्वतन्त्रताका लागि भएको पहिलो लडाईँका रूपमा लिन्छन्। ब्रिटिस सेनामा रहेका भारतीय नागरिकले गरेको विद्रोह दबाउन अंग्रेजलाई हम्मे पर्यो। राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले सुरुमै विद्रोह गर्ने दाउमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए, तर ब्रिटिसले मानेनन्। केही नलागेपछि उनीहरूले आफै जङ्गबहादुरलाई गुहारे। जङ्गबहादुरले गोर्खा सैनिक लगेर लखनऊको सिपाही विद्रोह दमन गरे। यसबाट अंग्रेज प्रसन्न भएर सोधे, यसको बदलामा तपाईँ के चाहनुहुन्छ? जङ्गबहादुरले तुरुन्तै जवाफ दिए, गुमेको भूमि फिर्ता चाहन्छु। सुरुमा सकारात्मक जवाफ दिए पनि पछि उनीहरूले 4वटा जिल्ला मात्रै फिर्ता गरे, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर।
यस विषयमा 1860 मा सन्धि भयो। यसरी बल्ल हालको नक्सा अनुसार मेचीदेखि महाकालीसम्मको नेपाल तयार भएको हो। नेपाल विस्तार हुँदा यसको क्षेत्रफल 2,04,917 वर्ग किलोमिटर थियो भने अहिलेको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर छ। पछि फिर्ता आएको बाहेक सुगौली सन्धिबाट हामीले झण्डै 60,000 वर्ग किलोमिटर माटो गुमायौं। यहाँ भारतले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिलेको इन्डिया जुन रूपमा छ त्यो भारतीयहरूले नभएर ब्रिटिसहरूले बनाइदिएको हो। अर्थात् भारतको एकीकरण नै उनीहरूले गरिदिएका हुन्। ब्रिटिस आउनु अघि त्यहाँ 630 वटा भन्दा बढी राज्य थिए। त्यसलाई एक एक गर्दै समेटेको ब्रिटिसले हो। सन् 1857 मा लखनऊ विद्रोह भएपछि बेलायती संसदमा इस्ट इन्डिया बारे प्रश्न उठ्यो। एउटा व्यापारिक कम्पनीलाई त्यति ठूलो भूभाग हेर्न दिनै सकिँदैन भन्ने कुरा भएपछि त्यसलाई प्रत्यक्ष क्राउनले वा संसदले नियन्त्रण गर्ने निर्णय भयो। इस्ट इन्डिया कम्पनी खारेज गरियो। ब्रिटिसले 1947 अगस्त 15 मा इन्डियालाई स्वतन्त्र बनाए। भारतीयहरूले अंग्रेजलाई हामीले लखेटेका हौं भन्ने गर्छन्, तर यथार्थ त्यस्तो होइन। उनीहरूले दोस्रो विश्वयुद्ध जित्यौं भने भारत छोडेर जान्छौं भनेका थिए। बेलायती संसदले सन् 1947 को जुलाई 18 मा इन्डिया स्वतन्त्रता ऐन पारित गर्यो। त्यति बेला भारतमा पाकिस्तानलाई अलग राज्य दिनुपर्छ भन्ने माग चर्को बनेको थियो। सो ऐनमा अगस्त 14 मा पाकिस्तान र अगस्त 15 मा हिन्दुस्तान बन्दैछ भनेर बकाइदा लेखिएको छ। हिन्दू बहुल क्षेत्रलाई हिन्दुस्तान र मुस्लिम बहुल क्षेत्रलाई पाकिस्तान बनाइने ऐनमा उल्लेख छ। जो इन्डिया र पाकिस्तानमा मिल्न चाहँदैनन् उनीहरू स्वतन्त्र हुन सक्छन् भनिएको छ, जस अनुसार जुनागढ, हैदराबाद र कश्मीर स्वतन्त्र रहे। जुनागढ र हैदराबादलाई पछि भारतले सैनिक प्रयोग गरेर जबरजस्ती लियो। कश्मीरले दुवै देशमा गाभिन मानेन, यो मुस्लिम बहुल राज्य हो। पाकिस्तानी सेनाले कब्जामा लिन खोज्दा यहाँका हिन्दू राजा हरिसिंह भागेर भारत आएर भारतमा गाभ्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर त्यहाँका जनता भारतमा गाभिन तयार थिएनन् र छैनन्। माग अनुसार बेलायतले अगस्त 14 को मध्यराति 12 बज्नु 1 मिनेट अघि पाकिस्तान र 1 मिनेट पछि हिन्दुस्तान स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेको हो। यस हिसाबले भारतभन्दा पाकिस्तान जेठो मुलुक हो, तर भारतले चलाखी गरेर पुरानो कहलिनका लागि आफू हिन्दुस्तान नभनेर इन्डिया भन्ने गरेको छ। यहाँ भारत र पाकिस्तानको प्रसङ्ग किन आएको हो भने ब्रिटिसले छोडेर जाँदा आफूले कब्जा गरेको जमिन त्यही रूपमा भारतलाई छोडेका होइनन्। ब्रिटिस साम्राज्यमा गाभिएको भए पनि पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र देश बनाएर गए। नेपालको हकमा भने गाभिएको गाभिए रह्यो। नेपालतर्फ भने नेपालले गुमेको भूमि फिर्ता लिने मौका राणाकालमा नपाएको होइन, तर राणाहरूले मौकामा चौका हान्न चुके। भारत र पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र बनाएर ब्रिटिसहरू जानै भएपछि दार्जिलिङबाट डम्बरसिंह गुरुङ राणाहरू समक्ष प्रस्ताव लिएर आए। उनले राणाहरूलाई भने ब्रिटिसहरू जाँदैछन्, अब दार्जिलिङलाई नेपालमा मिलाउनुपर्छ। त्यति बेला काङ्ग्रेस राणा विरुद्ध लडिरहेको थियो। गुरुङले काङ्ग्रेसलाई पनि सुझाएका थिए, अहिले राणा विरुद्धको लडाईँमा ध्यान नदिएर पहिले जमिन फिर्ता लिनुस्। जमिन फिर्ता आएपछि हामी 25,000 भूको गोर्खाले राणाहरूलाई एक दिनमै पल्टाइदिन्छौँ। यो कुरा बीपी कोइरालाले नेहरूसित राखे। त्यसपछि नेहरूले राणाहरूलाई कस्न थाले। भारतको बैंकमा रहेको तिमीहरूको पैसा रोकिदिन्छु भन्नेसम्मको चेतावनी दिए। यद्यपि राणाहरूले यस विषयमा कुराकानी गर्न तुलसी मेहरलाई महात्मा गान्धी कहाँ पठाएका थिए। गान्धीले भने, ठिक छ, जमिन तपाईहरूको हो, माग्न सक्नुहुन्छ, तर ब्रिटिसहरूलाई धपाउने आन्दोलनमा सरिक भएको नेपालीले तपाईहरूलाई बाँकी राख्दैन भन्ने चाहिँ सोच्नु भएको छ कि छैन? भारतका स्वतन्त्रता आन्दोलनमा थुप्रै नेपालीहरू पनि संलग्न थिए। उनीहरूलाई देखाएर गान्धीले घुमाउरो चेतावनी दिएका हुन्। आफ्नो शासन सत्ता गुम्ने भएका कारण अन्ततः राणाहरूले आफ्नो देशको भूभाग फिर्ता गर्ने प्रयासलाई जोरदार रूपमा नउठाएको देखिन्छ। इतिहासकार पुरुषोत्तम राणाले अंग्रेजहरू आफैले 3 पटकसम्म हामी भारत छाड्दैछौँ, तपाईहरू आफ्नो भूमिमा दावी गर्नुहोस् भनेर सन्देश पठाएको उल्लेख गरेका छन्। बन्दरगाह चाहिन्छ भने बङ्गलादेशको चटगाउँसम्म दिन्छौँ पनि भनेका थिए उनीहरूले। तर गान्धी र नेहरूले तिकडम गरेर यो प्रसङ्गलाई यत्तिकै मत्थर बनाइदिए। जब अंग्रेजहरू भारतीय उपनिवेश छोडेर गए तब नेपालको गुमेको ती भूमिहरू स्वतः फिर्ता आउनुपर्ने थियो, किनकि ती भूभागहरू नेपालबाट भारतले खोसेको होइन, अंग्रेजले कब्जा गरेको हो। तर नेपालको उदासीनताले गर्दा उसले भारतलाई नै जिम्मा लगाएर गयो। पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्मका भूमिलाई हामीले ग्रेटर नेपाल भन्ने गरेका छौँ।
मेचीदेखि टिस्टा र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूमिमा अहिले पनि नेपालको हक लाग्छ भन्ने दाबी हाम्रो छ। यो भावनात्मक कुरा मात्रै होइन, हामीसँग ठोस आधारहरू छन्। तथ्य नम्बर 1, नेपाल लडाईँ गरेर बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको हो। उपनिवेश नै खारेज भइसकेपछि सम्बन्धित भूभाग सम्बन्धित देशले फिर्ता पाउनु सामान्य तर्कशास्त्रको कुरा हो। बेलायतले लडाईँमा हराएर नेपालको भूमि हत्यायो, तर अहिले नेपालको भूमि बेलायतसित नभएर भारतसित छ। एउटा देशसित हारेको जमिन अर्को देशमा गाभिने कुरा कसरी जायज हुन्छ? यो विषय अहिले पनि हामी बेलायतसित उठाउन सक्छौं। तथ्य नम्बर 2, भारतमा ब्रिटिस आउनु अघि पाकिस्तान बेग्लै देश थिएन, भारतीय उपनिवेशकै अङ्ग थियो। तर उसले लडाईँ लडेर छुट्टै देशको हैसियत प्राप्त गरी छाड्यो। हुँदै नभएको देश खडा गरेर जान सक्ने बेलायतले नेपालको भूभाग नेपाललाई किन फिर्ता दिन सकेन? भारत आफैले 200 वर्षदेखि पोर्चुगलको उपनिवेशका रूपमा रहेको गोर्वा फिर्ता लिएको होइन? त्यसो भए बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको नेपालको भूभाग किन फिर्ता दिँदैन? भारतसित हामीले प्रश्न सोध्न सक्छौं। तथ्य नम्बर 3, नेपालले गुमेको जमिन फिर्ता पाउने सबैभन्दा ठूलो आधार भने 1950 को जुलाई 1 मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि हो। नेपाललाई चीनतिर ढल्किनबाट रोक्ने र आफ्नो पकडमा राख्ने प्रयास स्वरूप भारतले दबाव दिएर यो असमान सन्धि गरेको थियो, जुन आजसम्म क्रियाशील छ। यो सन्धिको धारा 8 मा प्रष्ट शब्दमा के भनिएको छ भने यो सन्धिले नेपाल र बेलायत बीच विगतमा भएका सबै सन्धि सम्झौता एवं समझदारी रद्द हुन्छन्। यसको अर्थ सुगौली सन्धिलाई पनि 1950 को सन्धिले खारेज गरिदिएको छ। जुन सुगौली सन्धिबाट नेपालले आफ्नो जमिन ब्रिटिसलाई सुम्पिएको थियो, त्यही खारेज भएपछि जमिन नेपालले फिर्ता किन नपाउने? यही सन्धिमा आफ्नो पक्षमा भएका धारा 6 र 7 भारतले उपयोग गरिरहने 8औं धारा किन लागू गर्न नपर्ने? भारतका इतिहासकार श्रीमन नारायणले 1950 को सन्धिका विषयमा लेखेका छन्, यो भारतको पोलिटिकल ब्लन्डर हो। जुन दिन नेपालले यो आफ्नो भूमिमाथि दाबी गर्छ, त्यतिबेला भारतसित शक्ति प्रयोगको भाषा बोल्ने बाहेक अरू विकल्प रहँदैन। तथ्य नम्बर 4, नेपाल र बेलायत बीच सन् 1950 को अक्टोबर 30 मा अर्को सन्धि भएको छ, जसको प्रस्तावनामा नै भनिएको छ नेपालसित विगतमा भएका सबै सन्धिको औचित्य समाप्त भयो। त्यसैले नयाँ सन्धि गरिएको छ। यसको अर्थ बेलायतका तर्फबाट पनि सुगौली सन्धि खारेज भएको छ। नेपाल, भारत र बेलायत तीनै देशले सुगौली सन्धि खारेज भएको स्वीकार गरिसकेपछि त्यस अन्तर्गत गुमेको जमिन फिर्ता लिने आधार मजबुत भयो कि भएन? तथ्य नम्बर 5, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 1960 मा संसारभरका उपनिवेशहरू खारेज हुनुपर्छ भन्दै एक संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ। त्यसका आधारमा पनि भारतमा उपनिवेशका रूपमा रहेको भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने देखिन्छ। भारत र नेपाल दुवै राष्ट्रसङ्घका सदस्य भएको नाताले उसको निर्णय पालना गर्नु दुवै देशको दायित्व हुन आउँछ। तथ्य नम्बर 6, अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तका आधारमा पनि हामी आफ्नो भूमिमा दाबी पेश गर्न सक्छौं। सबैभन्दा ताजा उदाहरण हो हङकङ। 1842 मा बेलायत र चीनबीच सन्धि भएर हङकङ बेलायतमा गाभिएको थियो। उक्त सन्धिमा पनि चीनको बादशाहले बेलायत महाराजालाई सदाका निम्ति यो जमिन छाड्छन् भनेर लेखिएको छ। तर हङकङ त बेलायतमा फिर्ता भयो नि। धेरैलाई लाग्न सक्छ कि बेलायतले हङकङ लिजमा लिएको हो, त्यसैले फिर्ता गर्यो। यो सत्य हो। 1842 मा सन्धि गरेर जमिन लिएपछि 1898 मा बेलायतले चीनसँग जम्मा 10 वर्ग किलोमिटर जमिन लिजमा लिएको थियो। त्यो 79 वर्षको लिज थियो। लिज सकिँदा चीनले पुरानो हङकङ पनि सँगै चाहिन्छ भनेर बेलायतसित दाबी गर्यो। बेलायत पनि सहमत भयो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा जमिन र माटोको मुद्दा 100 होइन 1000 वर्षपछि पनि उठाउन सकिन्छ। यद्यपि जति ढिला भयो उति कठिन बन्दै जान्छ। हामीले सम्झाएनौं भने हामी पछिको पुस्ताले आफ्नो इतिहास बिर्सन सक्छन् र ग्रेटर नेपाल दिवा स्वप्नमा परिणत हुन सक्छ। त्यसो त नेपालमा पनि त्यस्तो कोही महान पुरुष नभएका होइनन्, तर उनी एक्ला बृहस्पति जसरी यस अभियानलाई काँधमा बोकेर हिँडिरहेका छन् र ती व्यक्ति हुन् फणिन्द्र नेपाल, जसले ग्रेटर नेपालको अवधारणालाई विश्वको विभिन्न मञ्चहरूमा पुगेर आवाज उठाइरहेका छन्। नेपाल र बेलायतको बीचमा भएका तमाम सन्धिहरू रद्द भइसके भनिसकेका छन्। त्यहाँ अल शब्द परेका छन्, अल डकुमेन्ट्स आर कन्सेन्ट भनेका छन्। तर नेपालभित्रै भने धेरैले यसलाई असम्भव परिकल्पनाका रूपमा लिन्छन्।
अहिले भएको भूमि नै अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेको र देशको सार्वभौमिकतामा छेडछाड भइरहेको बेला विगतमा गुमेको भूमि फिर्ता होला भन्ने आशा कमैलाई छ। तर यसो भनेर तार्किक र प्रमाणिक रूपमा नेपालको सिधा हक लाग्ने भूभागलाई हामीले सधैँका लागि माया मार्ने हो त? कुनै समय पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म पुगेको नेपालको भूमि सुगौली सन्धिपछि मेची र मोहाकालीमा खुम्चिन पुग्यो। सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणाहरूलाई हामीले ग्रेटर नेपाल भन्ने गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँ सच्चा देशभक्त नेपाली हो भने तपाईँले यस भिडियोलाई यति धेरै सेयर गर्नुहोस् कि एक दिन यो भिडियो उनीहरूको आँखामा पुग्न सकोस् र धिक्कार लागोस् जसले आज म यो देशको नेता हुँ भनेर गर्व गरिरहेका छन्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथा जानकारीमूलक सामग्री लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।